दोस्तों साल 2000 में सिटी ग्रुप का शेयर प्राइस $560 पर शेयर था, जो आज सिर्फ $95 पर शेयर रह गया है। लेकिन फिर भी ये अमेरिका की 4th लार्जेस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कैसे है? आज सिटी ग्रुप के पास $2.6 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, जो इसे अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बनाता है। सिर्फ जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका ही इससे आगे हैं। 15 सितंबर 2008 को लेमन ब्रदर्स, जो वॉल स्ट्रीट का सबसे पावरफुल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन था, उसने बैंकरप्सी फाइल किया। जब ये न्यूज दुनिया भर में पहुंची तो एक बहुत बड़ा स्कैम दुनिया के सामने आया, जो अमेरिका में 2001 से 2007 तक चल रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अमेरिका की लगभग सारी बैंक शामिल थी। अब ये स्कैम था क्या और कैसे इसने बड़ी बड़ी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को बैंकरप्सी के पास ला दिया, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि सिटी ग्रुप ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे सरवाइव किया और कैसे अमेरिका के कुछ बैंक्स ने मिलकर पूरी दुनिया में रिसेशन ला दिया। और इतना बड़ा स्कैम करने के बाद भी अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने आम लोगों का साथ देने के बजाय इन बैंक्स का साथ दिया और इन बैंक्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए ताकि इनको बेल आउट मिल सके और ये इंस्टीट्यूशंस बैंकरप्ट ना हो जाए। अगर आपने एक बार सिटी ग्रुप की स्टोरी सुन ली तो आपको समझ आ जाएगा कि कैपिटलिज्म असल में काम कैसे करता है। इस चैनल पर हम सिर्फ बिजनेस की बातें करते हैं, तो अगर आपको ये टॉपिक्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। Welcome to the banking business where you have a crisis around every corner. 16 जून 1812 को जब अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था, उसी वक्त द सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की शुरुआत हुई। सिर्फ $2 मिलियन की लागत के साथ बैंक ने 14 सितंबर 1812 को अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए। नॉर्दर्न मर्चेंट्स जो थे वो अलेक्जेंडर हैमिल्टन के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल विजन से इंस्पायर होकर अपना खुद का बैंक बनाने के लिए एकजुट हुए। बैंक का पहला प्रेसिडेंट सैमुअल ओसगुड था, एक रिवोल्यूशनरी वॉर हीरो। ओसगुड अच्छी तरह से जानता था कि वॉर के वक्त जो पैसा कंट्रोल करता है वही नेशन की डेस्टिनी को कंट्रोल करता है। पैनिक ऑफ 1837 के दौरान जब बैंक्स और बिजनेसेस बंद हो रहे थे, तो एक शुगर ट्रेडर मोजेस टेलर ने इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी समझा और द सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क एक्वायर कर लिया। टेलर ने अपनी वेल्थ क्यूबन शुगर प्लांटेशन से बनाई थी और बैंकिंग में सक्सेस के लिए उसके पास 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी: कैपिटल, विजन और परफेक्ट टाइमिंग। इन्हीं के बल पर उसने एक छोटे से स्ट्रगलिंग बैंक को सिस्टमेटिकली एक्वायर करके एक फाइनेंशियल एम्पायर बना दिया। टेलर की लीडरशिप में बैंक ने अमेरिका की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को फाइनेंस किया। रेल रोड्स, फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करके अमेरिका को एक इंडस्ट्रियल पावर बनाया। नेशनल सिटी बैंक ने बैंकिंग को आम लोगों के लिए इजी और यूजफुल बनाने के लिए कई नए आइडियाज इंट्रोड्यूस किए। 1897 में पहला फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट शुरू हुआ। 1921 में सेविंग्स अकाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट देना स्टार्ट किया, जिससे लोगों के लिए सेविंग्स अट्रैक्टिव बन गई। 1928 में अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स दिए, जिसमें सिर्फ कोलेटरल नहीं बल्कि इंसान की इनकम और कैरेक्टर पर भरोसा करके लोन दिया जाने लगा। 1936 में मॉडर्न चेकिंग अकाउंट्स लॉन्च किए ताकि डेली बैंकिंग इजी हो जाए। हर सर्विस ने एक रियल कस्टमर प्रॉब्लम को सोल्व किया और साथ ही बैंक ने नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी बना लिए। नेशनल सिटी बैंक का सबसे विजनरी स्टेप था इंटरनेशनल एक्सपेंशन। 1897 में पहला फॉरेन डिपार्टमेंट खोला गया और 1915 तक बैंक ने 21 ओवरसीज ऑफिसेज 13 कंट्रीज में खोल दिए, अर्जेंटीना से लेकर लंदन और यूरोप तक। इनका विजन था अमेरिकन इकोनॉमिक पावर को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना। बैंक ने अपने आप को एक फाइनेंशियल ब्रिज बना दिया जो अमेरिका को दुनिया से कनेक्ट कर रहा था। मॉडर्न सिटी ग्रुप का एरा वोल्टर बिगेलो रिस्टन के साथ शुरू हुआ, जो 1967 में सीईओ बने। 1967 से 1984 के दौरान उन्होंने सिर्फ अपने बैंक को ही नहीं बल्कि बैंकिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया। एटीएम्स के जरिए कस्टमर्स को 24/7 बैंकिंग दी गई। इंटर स्टेट बैंकिंग रेस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया गया। नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट जैसे नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च किए गए और क्रेडिट कार्ड बिजनेस को अग्रेसिवली एक्सपेंड किया, जैसा कोई और बैंक उस वक्त नहीं कर रहा था। 1974 में उनकी लीडरशिप में बैंक की होल्डिंग कंपनी का नाम बदलकर सिटी कॉर्प रख दिया गया, जिससे ये एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बन गई जो हर तरह की फाइनेंशियल सर्विस दे सकती थी। 1984 में रिस्टन के रिटायर होने के बाद जॉन रीड सीईओ बने, जिन्होंने ग्लोबल एक्सपेंशन पर फोकस किया। जॉन रीड के आने के बाद ही सिटी कॉर्प ट्रांसफॉर्म होके सिटी ग्रुप बना और धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बन गया। Welcome to the banking business where you have a crisis around every corner. 1990s के मिड तक सिटी कॉर्प और ट्रेवलर्स ग्रुप दोनों अपने अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गए थे। सिटी कॉर्पोरेशन जॉन रीड के लीडरशिप में दुनिया का
सबसे बड़ा इंटरनेशनल अमेरिकन बैंक बन चुका था, जिसका नेटवर्क 100+ कंट्रीज में था। रीड ने सिटी बैंक की टेक्नोलॉजी मॉडर्न बनाई, उसकी ग्लोबल रीच बढ़ाई और उसे अमेरिका का टॉप कॉर्पोरेट और इंटरनेशनल बैंक बना दिया। दूसरी तरफ ट्रेवलर्स ग्रुप को लीजेंडरी डील मेकर सैंडी वायल लीड कर रहे थे। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकरेज फर्म्स और कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेसेस को जोड़कर एक बड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप बनाया था। वायल की पहचान ये थी कि वो अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज को खरीद कर उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देते थे। अब उनके दिमाग में एक नया आइडिया आया था कि एक ऐसा फाइनेंशियल सुपरमार्केट बनाया जाए जहाँ पर हर फाइनेंशियल सर्विसेज एक ही रूफ के नीचे मिल जाए। बस प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम पर अमेरिका में ऐसा करना इल्लीगल था। अब ऐसा क्यों, आगे बताता हूँ। 1933 में न्यू अमेरिकन बैंकिंग लॉ बनाया गया, ग्लास-स्टीगल एक्ट। इस लॉ के हिसाब से कमर्शियल बैंक्स सिर्फ डिपॉजिट्स लेने और लोन देने का काम करेंगे और इन्वेस्टमेंट बैंक्स स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटी जैसे रिस्की ट्रेडिंग करेंगे। एक ही बैंक दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐसा लॉ बनाया क्यों गया था, पहले समझो इसे। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद यूएस का फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो गया था। वही ग्रेट डिप्रेशन। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बैंक्स जो पब्लिक डिपॉजिट रखते थे वो लोग उसी पब्लिक डिपॉजिट्स को हाई रिस्क स्टॉक मार्केट स्पेक्यूलेशन में यूज कर रहे थे। जब स्टॉक्स गिर गए तो पब्लिक डिपॉजिट्स भी डूब गए, लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे और बैंक भी बंद हो गए। इसी वजह से यूएस को ये रूल लगाना पड़ा। अब सैंडी वायल और जॉन रीड दोनों ने डिसाइड किया कि पहले मर्जर अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद लॉ को बदलने की कोशिश करेंगे। 6 अप्रैल 1998 को वायल और रीड ने इतिहास का सबसे बड़ा मर्जर दुनिया के सामने अनाउंस किया। मर्जर के बाद सिटी कॉर्प और ट्रेवलर्स ग्रुप अब सिटी ग्रुप बन चुका था। 140 बिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन, 700 बिलियन डॉलर्स का एसेट्स, 100 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स, 100 से ज्यादा कंट्रीज में। अब सिटी ग्रुप चेकिंग अकाउंट से लेकर लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सब कुछ एक ही जगह पर लोगों को ऑफर कर रहा था। मीडिया, इन्वेस्टर्स और कॉम्पिटिटर्स सब हक्के बक्के रह गए थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि ये मर्जर टेक्निकली इलीगल था, ग्लास-स्टीगल लॉ की वजह से। अब देखो, रीड और वाइल ने हाथ पर हाथ धरकर ये नहीं वेट किया कि सरकार कभी न कभी ये रूल बदल देगी, बल्कि उन्होंने एक्टिवली उस रूल को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की। फेडरल रिजर्व ने सिटी ग्रुप को 2 साल का टेम्पररी परमिशन दे दिया कि अगर कांग्रेस ने लॉ चेंज नहीं किया तो तुम्हें इंश्योरेंस का बिजनेस बेचना पड़ेगा। इसके बाद शुरू हुआ अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक बड़ा लॉबिंग कैंपेन। वाइल ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन, चार्म और पावर का पूरा यूज करके लॉ मेकर्स को कन्विंस कर लिया कि फाइनेंशियल मॉडर्नाइजेशन सिर्फ सिटी ग्रुप के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी जरूरी है। 12 नवंबर 1999 को प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने ग्रैम लीच ब्लाइले एक्ट साइन किया। इस लॉ ने ग्लास-स्टीगल एक्ट को रद्द कर दिया। मतलब अब बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट्स एक ही कंपनी के अंदर लीगली किया जा सकता था। सैंडी वाइल ने लिटरली 66 साल पुराना अमेरिकन बैंकिंग लॉ ही बदल दिया अपने बिजनेस मॉडल को लीगल बनाने के लिए। और इसके बाद सिटी ग्रुप ने अग्रेसिवली एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। साल 2000 में सिटी ग्रुप ने 31.1 बिलियन डॉलर की लागत से एसोसिएट्स फर्स्ट कैपिटल को एक्वायर करके जापान और यूरोप में अपनी प्रेजेंस बनाई। फिर 2001 में 12.5 बिलियन डॉलर्स की लागत से ग्रुपो फाइनेंसियरो बेनामेक्स को एक्वायर करके मेक्सिको का सेकंड लार्जेस्ट बैंक खरीद लिया। इससे सिटी ग्रुप लैटिन अमेरिकन बैंकिंग में एक बड़ा प्लेयर बन गया और इसे यूएस के रैपिडली ग्रोइंग हिस्पैनिक मार्केट में एंट्री मिल गई। अब सिटी ग्रुप के पास ये पावर थी कि वो एक ही क्लाइंट को बैंकिंग, इंश्योरेंस और ग्लोबल सर्विसेज सब कुछ एक साथ दे सके। अब सिटी ग्रुप एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन चुका था, लेकिन 3 अलग अलग कंपनीज के कल्चर्स आपस में क्लैश कर रहे थे। पहले वाइल और रीड को सीईओज बने, लेकिन जल्दी ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए और साल 2000 में रीड ने रिजाइन कर दिया और उसके बाद वाइल सोलो सीईओ बन गए ताकि एक क्लियर लीडरशिप हो। 1998 में सब कुछ सक्सेसफुल लग रहा था, लेकिन कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि एक दिन यही साइज और कॉम्प्लेक्सिटी सिटी ग्रुप की वीकनेस बन जाएगी। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने प्रूव कर दिया कि यूनिवर्सल बैंकिंग मॉडल कितना रिस्की है। सिटी ग्रुप टू बिग टू फेल बन चुका था, इतना बड़ा और इंटरकनेक्टेड कि अगर ये बैंक गिरता तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को खतरा होता। लेकिन वो दिन भी जल्दी ही आने वाला था जिसका किसी को इंतजार नहीं था। Welcome to the banking business where you have a crisis around every corner. मर्जर के सक्सेस और एक्सपेंशन के बाद रियल प्रॉब्लम शुरू होने लगी। सिटी ग्रुप का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था कि मैनेजमेंट खुद नहीं समझ पा रही थी कि कंपनी का लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है और राइट हैंड क्या कर रहा है। अब बात करते हैं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, तो इसे ध्यान से सुनना। 1929 में अमेरिका में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। साल 2000 में .com बबल फटा, जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट में पैसा
पैसा डालने से डरने लगे। अब उनको कोई सेफ ऑप्शन चाहिए था। उसी वक्त फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट सिर्फ 1% के आसपास कर दिया था। मतलब अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हो तो कोई खास रिटर्न नहीं मिलने वाला था। लोगों को एक नया सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए था, तो लोगों ने रियल एस्टेट में पैसा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में एक परसेप्शन बन गया था कि घर की कीमत तो कभी गिर ही नहीं सकती। हर 6 से 12 महीने में प्रॉपर्टी के रेट्स डबल हो जा रहे थे। लोग लोन ले लेकर घर खरीदते जा रहे थे और डबल प्राइस में बेचकर प्रॉफिट बना रहे थे। बैंक्स को भी ये साइकिल बड़ा प्रॉफिटेबल लग रहा था, इसलिए उन्होंने भी लोन देने का स्केल बढ़ा दिया। पहले तो सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोगों को ही लोन मिलता था, लेकिन अब बैंक्स ने उन लोगों को भी हाउसिंग लोन देना शुरू कर दिया था जो रीपे करने के भी लायक नहीं थे। इन रिस्की लोन्स को कहा गया सब प्राइम मोर्गेजेस। धीरे धीरे अमेरिका के ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के पास सब प्राइम मोर्गेजेस का ढेर लग गया और कहानी यही नहीं रुकती। बैंक्स ने इन मोर्गेजेस को एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट में पैकेज करके सेफ इन्वेस्टमेंट के लेबल के साथ पूरे वर्ल्ड में बेचना शुरू कर दिया। इन्हें बोला जाता था मोर्गेजेस बैक्ड सिक्योरिटीज (MBS) और कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस (CDOs). क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी इन रिस्की प्रोडक्ट्स को AAA रेटिंग दे दी, जैसे कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो। सिटी जैसे बैंक्स इन सिक्योरिटीज को बनाने, बेचने और अपने बैलेंस शीट में रखने दोनों का काम कर रहे थे। जब तक घर के दाम ऊपर जा रहे थे सबको लग रहा था कि पैसा बन रहा है, लेकिन जैसे ही 2006 और 2007 में हाउसिंग प्राइस गिरना शुरू हुआ तो चेन रिएक्शन शुरू हो गया। लोग अपने घर के लोन छोड़कर भागने लगे, क्योंकि घर की कीमत उनके लोन से कम हो गई थी। बैंक्स के पास एकदम से हजारों करोड़ों के बैड लोन्स आ गए। रिजल्ट 2008 में लेमन ब्रदर्स कोलैप्स कर गया। गवर्नमेंट को स्पेशल ट्रबल्ड एसेट्स रिलीफ प्रोग्राम (TARP) प्रोग्राम बनाना पड़ा ताकि इन बिग इंस्टीट्यूशन को बेल आउट किया जा सके। $180 बिलियन देकर AIG को बेल आउट किया गया और सिटी ग्रुप जैसे बैंकिंग जायंट्स भी डूबने के कगार पर पहुंच गए। सिटी ग्रुप का स्टॉक $55 से गिरकर $1 के आसपास आ गया। गवर्नमेंट ने उन्हें बचाने के लिए $45 बिलियन का डायरेक्ट कैश इंजेक्ट कर दिया और $300 बिलियन से ज्यादा के एसेट्स का गारंटी दिया। मतलब अगर सिटी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट लॉस करते तो उसका नुकसान टैक्स पेयर्स उठाते। अगर बेल आउट नहीं मिलता तो शायद सिटी ग्रुप भी लेमन ब्रदर की तरह बैंकरप्ट हो जाता। इस क्राइसिस ने दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया और सालों तक इसका असर इकोनॉमीज पर दिखता रहा। बेल आउट के बाद सर्वाइव करने के लिए सिटी ग्रुप ने मैसिव कॉस्ट कटिंग स्टार्ट किया। 1 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को निकाल दिया, कई सारी डिवीजन बंद कर दी, इंटरनेशनल ऑपरेशंस श्रिंक कर दिए, बैंक को छोटे और मैनेजेबल साइज में लाना पड़ा। Welcome to the banking business where you have a crisis around every corner. फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी सिटी ग्रुप का इशू खत्म नहीं हुआ। नए स्कैंडल्स निकल कर आते रहे, जैसे रेवलॉन डिजास्टर। 2020 में रेवलॉन को अपने क्रेडिटर्स को $7.8 मिलियन का इंटरेस्ट देना था और सिटी जो उसका लोन एजेंट था ये पेमेंट प्रोसेस कर रहा था, लेकिन सिस्टम के कंफ्यूजिंग डिजाइन और ह्यूमन एरर की वजह से सिटी ने गलती से इंटरेस्ट के साथ पूरा प्रिंसिपल अमाउंट $900 मिलियन भेज दिया। जब क्रेडिटर्स ने अपने अकाउंट में इतना पैसा देखा तो उन्होंने समझा कि रेवलॉन ने अपना पूरा लोन चुका दिया है, लेकिन सिटी ने जब ये रियलाइज किया तो उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा। तो कुछ लेंडर्स ने तो दे दिया, लेकिन कुछ ने मना कर दिया और बोला ये जेन्युइन रिपेमेंट है। कोर्ट केस हुआ। पहले राउंड में क्रेडिटर्स के फेवर में जजमेंट आई, लेकिन अपील्स कोर्ट ने सिटी के फेवर में फैसला दिया और पैसा वापस करने का ऑर्डर दिया। ये एक बड़ी एम्बैरेसिंग मिस्टेक थी जो दिखाता है कि बैंक के सिस्टम और टेक्नोलॉजी अभी भी वीक थे। मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशन। 1990s में सिटी ग्रुप एक बड़ी स्कैंडल में फंस गया जब उस पर मेक्सिको के एक्स प्रेसिडेंट कार्लोस सैलिनस के भाई रोल सैलिनस के लिए मनी लॉन्ड्रिंग फैसिलिटेट करने का इल्जाम लगा। एक्यूजेशन ये थे कि सिटी ग्रुप ने उनके इलीगल फंड को कॉम्प्लेक्स ऑफशोर अकाउंट्स और सेल कंपनीज के थ्रू मूव करने में मदद की ताकि उनका ओरिजिन ट्रेस ना हो सके। रशियन सैंक्शन वायलेशन। जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ सिटी ग्रुप ने डिस्क्लोज किया कि उनका रशिया में लगभग $10 बिलियन का एक्सपोजर है। इसके बाद ये सवाल उठने लगे, क्या बैंक्स इंटरनेशनल सैंक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है या नहीं। Welcome to the banking business where you have a crisis around every corner. गवर्नमेंट प्रॉफिट्स। सिटी ग्रुप ने अपना TARP का बेल आउट का पैसा वापस कर दिया। सरकार को टैक्स पेयर्स के पैसों से $12 बिलियन का प्रॉफिट हुआ, लेकिन शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉइज को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बैंक ने अपना बिजनेस सिंप्लीफाई किया, नॉन कोर बिजनेस बेच दिए और सिर्फ ट्रेडिशनल बैंकिंग और ट्रेडिंग पर फोकस किया जहां उनकी स्ट्रेंथ थी। अपने आउटडेटेड सिस्टम्स की वजह से जो प्रॉब्लम आई थी उन्हें सुधारने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, लेकिन प्रोग्रेस कॉम्पिटिटर्स की कंपैरिजन में स्लो थी। बैंक ने अपने रिजर्व्स दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि फ्यूचर में लॉसेस एब्जॉर्ब किया जा सके और क्राइसिस में सर्वाइव करना इजी हो। Welcome to the banking business where you have a crisis around every corner. सिटी ग्रुप के करंट CEO जेन फ्रेजर है। जेन फ्रेजर स्कॉटलैंड में बोर्न हुई, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट हुई, गोल्डमैन सैक्स और सिटी ग्रुप के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया और फिर 2021 में वो CEO बनी, एक ऐसे बैंक की जिसके पास $2.6 ट्रिलियन के
एसेट्स हैं, 2,29,000 एम्प्लॉइज हैं और 160 देशों में ऑपरेशंस है। मार्च 2021 में जेन फ्रेजर ने सीईओ का रोल लिया। उन्हें एक ऐसा बैंक मिला जो 2008 के क्राइसिस से बच गया था, लेकिन अभी भी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी से परेशान था। उनका मानना था कि सिटी ग्रुप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अनफोकस्ड और स्लो है और उन्हें ये सिंप्लीफाई करना होगा, फोकस वापस लाना होगा और सही एक्शन लेना होगा। इसके लिए फ्रेजर ने सिटी ग्रुप के ऑपरेशंस को 5 अलग अलग बिजनेस लाइन में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है सर्विसेज, ट्रेजरी और ट्रेड सॉल्यूशन फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। सेकंड है मार्केट्स, ट्रेडिशनल और कैपिटल मार्केट एक्सपर्टीज। थर्ड है बैंकिंग, कॉर्पोरेट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर बिग क्लाइंट। फोर्थ है यूएस पर्सनल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग इन अमेरिका। फिफ्थ है वेल्थ मैनेजमेंट, सर्विसेज फॉर हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स। हर डिवीजन डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करता है ताकि ब्यूरोक्रेसी कम हो। फ्रेजर का सबसे बोल्ड स्टेप था 13+ मार्केट से कंज्यूमर बैंकिंग एग्जिट करना, इंक्लूडिंग मैक्सिको, ताइवान, वियतनाम, जहां सिटी ना तो स्केल कर पा रहा था और ना प्रॉफिट बना पा रहा था। ये मूव सिटी ग्रुप के लिए एक बोल्ड मूव है। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन छोड़कर फोकस्ड एक्सीलेंस पर ध्यान देना। मैक्सिको का एग्जिट सबसे बड़ा था, जहां सिटी बैंक ने 2001 में $12.5 बिलियन देकर बेनामेक्स एक्वायर किया था। अब जेन फ्रेजर ने वो बेचने का फैसला किया है, मतलब सैंडी वाइल की ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को साइड में रखकर फोकस्ड स्ट्रेंथ चूज किया है। सिटी ग्रुप में हर दिन नए डिसीजंस लिए जा रहे हैं, नए कस्टमर्स और नए चैलेंजेस के साथ। आपको क्या लगता है, सिटी ग्रुप का यू मार्केट से एग्जिट लेना सही आइडिया है या गलत? ऐसे ही इम्पैक्टफुल बिजनेस के स्टडीज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और स्क्रीन पर आ रहे MSc और मेयर्स की केस स्टडी देखना मत भूलना।